दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग रेडी हैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था ये, ठीक है, अटैच तक। इसको अब हम आगे कंप्लीट करेंगे, तो फिर चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ तक कर लिया था लाइक दी हु, और यहाँ तक अटैच तक कि भाई उन्होंने बताया था कि अगर इस घर से कुछ भी बाहर जाता है, अगर इस घर से कुछ भी बाहर जाता है, विल कम बैक प्रोसेस एंड ऑफन विद लॉन्ग बिल्स अटैच्ड, तो वो अक्सर वापस ही आ जाता है, परंतु इस बार क्या होता है, उसके साथ में एक प्रक्रिया से गुजर के आता है, प्रोसेस होके आता है वो, और साथ में उसके साथ में कुछ बड़े बड़े बिल लगे होते हैं। जब आप कोई सामान खरीदते हैं ना, ये उस तरीके से बेचते हैं वगैरह, तो बिल वगैरह जनरेट होता है ना, वो वाला बिल, तो उस समय बिल लगे होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब देखो जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है, लाइक द हूप्ड बेल्स ऑफ कॉटन शिप्ड ऑफ टू इनविजिबल मैनचेस्टर्स एंड ब्रॉट बैक मिल्ड एंड फोल्डेड, कि जैसे कि क्या होता है, बेल्स ऑफ कॉटन, कॉटन कॉटन के क्या, बेल्स मतलब गट्ठड़, गट्ठड़ हुप्ड मतलब उनको बांधने के लिए ऐसा होता है, एक गोल सर्किल सा होता है, उसका हुक लगा होता है, ऐसा गोल सा, मतलब आपने देखा होगा, लकड़ी मतलब एक किसी मटेरियल का बना होता है, लकड़ी का हो सकता है, उसमें एक यहाँ लॉक सा लगा होता है, उसको बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉटन, कॉटन मतलब रुई, है ना। तो कॉटन की जो बेल्स गट्ठड़ हैं, उनको बांध के ये लोग शिप करते हैं। ठीक है, इस घर से शिप होता है, मतलब बिजनेस होता है, धंधा होता है, उसको बाहर भेज दिया जाता है, मतलब कॉटन उगाई जाती है, कॉटन को बाहर शिफ्ट किया जाता है टू इनविजिबल मैनचेस्टर। अब देखो जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा, मैनचेस्टर पास टाइम में फेमस था कॉटन एक्सपोर्ट के लिए, क्लॉथिंग्स के लिए, कपड़ों के लिए। क्योंकि क्या था कि देखो ऐसा है कि फेमस तो क्या था, जब ये ब्रिटिशर्स ने अलग अलग कंट्रीज पे कब्जा कर लिया, उनको कॉलोनीज बना ली, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली, तो फिर हुआ क्या, वो लोग कच्चा पदार्थ जो था ना, इन देशों से निकालते और मैनचेस्टर पहुंचाते। तो मैनचेस्टर में एक्चुअल में कपड़ों का काम होता था, एक तरह से वो फैक्ट्री थी इनकी, कॉटन की, कपड़ों की, और भी कई चीजों की। तो वो एक तरह से फैक्ट्री बन के उभर गई थी कपड़ों की, मैनचेस्टर। तो उसी के लिए ये बोल रहे हैं मैनचेस्टर्स, यहाँ पर जो ये मैनचेस्टर्स है ना, ये उसको देखते हुए हैं, ये एक तरह से यहाँ पर क्या है, ये इस्तेमाल हुआ है मेटाफर, क्या इस्तेमाल हुआ है, मेटाफर, किसके लिए, मैनचेस्टर जैसे, यानी कि देखो उसके जैसे नहीं है, परंतु मैंने पहले भी कई बार समझाया आपको कि मेटाफर में क्या होता है, तुलना होती है पर तुलना नजर नहीं आती, सिंबली में तुलना होती है पर तुलना नजर आती है, जैसे कि लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके, है ना। तो देखो, लाइक द हुप्ड बेल्स ऑफ कॉटन शिप्ड ऑफ टू इनविजिबल मैनचेस्टर्स, इनविजिबल अदृश्य मैनचेस्टर। अब देखो एक मैनचेस्टर इसको सब जानते हैं इंग्लैंड में, ठीक है, और दूसरे बहुत सारे अदृश्य मैनचेस्टर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिस तरह जिस काम के लिए मैनचेस्टर फेमस है, उसी काम के लिए ऐसे बहुत छोटे छोटे अदृश्य मैनचेस्टर होंगे दुनिया में, यानी जहां पे कॉटन एक्सपोर्ट होता होगा, कॉटन का निर्यात होता होगा, परंतु वो मैनचेस्टर जैसे पॉपुलर नहीं है, परंतु लोकल एरिया में लोग उनको उस काम के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि भाई हाँ इस जगह पर कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर कॉटन आयात मतलब निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे कई जगह होंगे, तो वो कॉटन को भेज देते हैं गट्ठर बांध के, शिप करके इनविजिबल मैनचेस्टर्स में, ऐसी जगहों पे जहां पे कॉटन या कपड़ों का काम होता है, ऐसी जगहों पे भेज देते हैं। ठीक है, एंड ब्रॉड बैक मिल्ड एंड फोल्डेड, और वो वापस लौट, उनका जो कॉटन है जो उन्होंने शिप किया है, भेजा है, वो वापस लौट किया जाता है, किस रूप में आ जाता है, किस रूप में आता है, मिल्ड एंड फोल्डेड, यानी कि कुल मिला के वो कपड़ों के रूप में वापस आ जाता है, ये बोल सकते हो। क्योंकि आपने कॉटन भेजा, वहां गया, उसके बदले में उन्होंने रिटर्न में क्या भेज दिया है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्योंकि कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल है, और उसके बदले में क्या आ रहा है वापस में, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। और फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, एक तरह से बोल सकते हो कि आपने कॉटन भेजा, आपने सिल्क भेजा, कुछ भी भेजा, उसके बदले में उधर से लौट के आ रहा है कपड़ा। मतलब इस तरह का ये नहीं, जो बिना, ये तो शर्ट हो गई, ये तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, इससे पहले तो ये एक नॉर्मल कपड़ा होगा ना, ठीक है, उससे पहले कॉटन होगी, कॉटन के बाद में ये कपड़ा बनाया होगा, है ना। और फैब्रिक बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं, फैब्रिक। जब
ये जैसे शर्ट हो गई, अब ये शर्ट बन गई, ये क्लॉथिंग्स हो गई। उससे पहले ये फैब्रिक था एक, जब ये शर्ट बनाई नहीं थी, सिर्फ ये नॉर्मल कपड़ा था, तो ये क्या था, फैब्रिक। तो वहां से मिल्ड होके और फोल्ड होके घड़ी होके, मतलब क्या पैक होके आया है, ये फैब्रिक आया लौट के। ठीक है, इन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट किया और वापस लौट के आया फैब्रिक, फॉर ए प्राइस, एक कीमत पर। ठीक है, तुमने कॉटन दिया, उसके बदले में उधर से फैब्रिक बन के आया, प्रोसेस प्रक्रिया गुजरी, जो भी खर्चा हो गया एक्स्ट्रा। वैसे तो इन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट किया, उसके बदले में इनको पैसे मिले होंगे, परंतु उधर से फैब्रिक बन के आ रहा है लौट के, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगे होंगे, तो उसका प्राइस अब वो सामने वाले मांगेंगे इनसे। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि किस तरह इस घर से चीज बाहर गई, कॉटन के रूप में लौट के आई फैब्रिक के रूप में। क्लॉथिंग फॉर आवर डेज, और वो कपड़ा किस लिए काम आता है, हमारे आम दिनों में पहनने के लिए। मिडिल क्लास लॉइंस, लॉइंस होता है लंगोट, और मिडिल क्लास के लोगों के लंगोट के लिए। एंड मुस्लिन फॉर आवर रिचर नाइट्स, और मुस्लिन क्या है, मुस्लिन एक तरह का बहुत ही मुलायम कपड़ा हुआ करता था पास्ट में। एक्चुअल में अब तो ओरिजिनल वो चीज रही नहीं मेरे हिसाब से, वरना ये इतना, इसके बारे में बहुत सी कहानियां भी हैं कि ये इतना नरम, इतना वैसा होता था कि मतलब एक अंगूठी में से पूरा एक गट्ठर निकाल दो, उस तरह कपड़ा, और बहुत ही पतला हुआ करता था ये। ऐसा बोलते हैं कि इसके आर पार नजर आ जाता था कपड़े के, तो उस तरह का। तो ये बोल रहा है मुस्लिम फोर आर रिचर नाइट्स, कि जिन रातों में, अमीर रातें, रिचर नाइट मतलब अमीर रातें, यानी ऐसी नाइट जिनमें आपका कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें कपड़े पहनने के लिए मुस्लिम आता हमारे पास में। यानी कि ये जो कॉटन एक्सपोर्ट करके उसके बदले में क्या मिल रहा है, इनको कपड़ा मिल रहा है जो कि आम दिन में पहनने के लिए काम आएगा, है ना, और एक मध्य क्लास फैमिली के लंगोटे नॉर्मल कपड़े पहनने के भी काम आएगा। एंड मुस्लिन फॉर आर रिचर नाइट्स, और पार्टी फंक्शंस के लिए महंगे कपड़े भी आएंगे, तो ठीक है, उसमें भी काम आएगा। लेटर्स मेल्ड हैव a way of finding their way back with many redirections to wrong addresses and reading marks। अब देखो आगे बताया जा रहा है कि ये तो चलो एक्सपोर्ट किया है, अब जो एक्सपोर्ट किया है वो तो लौट के उसके बदले में आएगा ही कुछ, चाहे पैसे आए चाहे कपड़ा ही दूसरे फॉर्म में आ गया, परंतु जो लेटर भी मेल किए जाते हैं इस घर से, लेटर भी कहीं भेजे हैं, वो भी वापस कम वक्त लौट के आ जाते हैं। ये तो घर ही बड़ा अजीब है ना। Have a way of finding their way back with many redirections to wrong addresses and reading marks। देखो, अब देखो जो लेटर्स मेल किए ना, वो भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं दोबारा लौट के आने के लिए, यानी वो भी किस तरह से भटक भटक के वापस लौट आ ही जाते हैं इस घर में। विद मैनी रिडायरेक्शन, यानी कहाँ कहाँ अलग अलग दिशाओं में भटकते हुए, टू रॉन्ग एड्रेसेस, गलत पते पे पहुंच जाते हैं। अब जब जो लेटर गलत पते पे पहुंच जाता है, उसके साथ में क्या होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, उसे उस वापस से जिसने भेजा था उसी को लौटा दिया जाता है। अगर आपने कभी लेटर भेजे होंगे, अगर रॉन्ग एड्रेस पे पहुंच गया होगा, तो फिर पोस्ट ऑफिस से क्या होता है, उसको उस लेटर को डिलीवर नहीं किया जाता कहीं पर भी, क्योंकि जो एड्रेस ही नहीं मिला, मान लो जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस ही नहीं मिला है, तो वो वापस से लेटर को मालिक को भेज देते हैं जिसने सेंड किया था, भाई तू ही जान, तू ही संभाल इसको, तेरा एड्रेस तो मुझे नहीं मिल रहा हमको भी। ठीक है, तो वही कंडीशन होती है इनके लेटर्स के साथ में कि भाई ये पकड़ो आपके लेटर्स, वो रीडायरेक्शन वापस भटका भटक के गलत दिशाओं में जाके, गलत एड्रेसेस में जाके, और अब उनके ऊपर क्या लग जाता है, रेड इंक मार्क्स। रेड इंक मार्क होता है पोस्ट मार्क, पोस्ट मार्क लगाते हैं ना, ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लेटर्स पे, वो रेड इंक मार्क लगे हुए लेटर, जो कि उनको त्रुवल्ला या सियालकोट। अब देखो सियालकोट तो पाकिस्तान में है आज के जमाने में, ठीक है, और त्रुवल्ला केरला में है। अभी तो बहुत दूर दूर हो गया ना, पूरे जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो मतलब कितना भटकते हैं लेटर, उदाहरण दिया है कि किसी लेटर पे तो त्रुवल्ला से रेड मार्क लगाया है पोस्ट मार्क, किसी पे सियालकोट से पोस्ट मार्क लगा है। ये दिखाता है कि किस डायरेक्शन में लेटर जा रहा है, कोई कहाँ पहुंच रहा है, कोई कहाँ पहुंच रहा है, और फिर भी भटक के वापस लौट के कहाँ आ रहे हैं, इनके घर में। ठीक है, एंड आइडियाज बिहेव लाइक रूमर्स, और एक चीज और कि इनके घर से उत्पन्न आइडियाज अफवाह का काम कर जाते हैं। देखो, वंस कैजुअली मेंशन समवेयर दे कम बैक टू डोर एज प्रोडिजीज, कि कभी इनके घर में से किसी आदमी ने बाहर कोई बात कह दी, कोई बात कह दी बाहर, तो दे कम बैक टू द डोर एज प्रोडिजीज, तो वो चीजें भी वापस लौट के आ जाती हैं, वो बातें भी लौट के आ जाती हैं, परंतु कैसे बन के आती हैं, प्रोडिजीज बन के आ जाती है, ज्ञान की बातें बन के आ जाती है। मतलब किसी आदमी ने बाहर नॉर्मल कह दिया होगा, कोई भी ज्ञान की बात नहीं, कोई नॉर्मल बात ही कह दी होगी। वैसे ही आपको पता है कि आपने कोई बात कही, ठीक है, और वो जब 5-7 लोगों से गुजर जाएगी वो बात, तो पता चलेगा कि आपने तो कुछ और ही कहा था, और वो बात कुछ और ही बन गई है, क्योंकि आपने कुछ कहा किसी को, सामने वाले ने किसी और को कुछ कहा, मतलब आपने तो कुछ कहा, उस बात में कुछ बदलाव करके सामने वाले ने कुछ और किसी को कह दिया, तीसरे आदमी ने चौथे व्यक्ति को और कुछ और चेंज करके बोल दिया, मतलब सब लोग कुछ न कुछ हल्का हल्का चेंज कर देते हैं अपनी स्टाइल में बोलने के चक्कर में,
और एट द एंड क्या होता है, बात ही बदल जाती है। बहुत बार तो ये होता है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि किसी ने एक उदाहरण मतलब एक नॉर्मल बात कह दी बाहर। अब वो नॉर्मल बात ही लोगों में स्प्रेड होके 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 क्या बन गई, एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात बन गई। अब वो ज्ञान की बात बन गई तो वो भी घूम फिर के इनके घर ही आ गई। एक दिन अचानक बाहर से कोई आदमी आया और इन्हीं घर वालों से बोल रहा है, या क्या पता उसी आदमी से बोल रहा है जिसने कहीं बाहर बोल दी थी, ये तुम्हें पता है ऐसा 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 होता है। और वो आदमी सोच रहा होगा, है ऐसी बात तो कुछ कुछ मैंने भी कही थी बाहर। वही ज्ञान की बात बन के इनके घर में आ गई। तो ये उसी के लिए बोल रहे हैं प्रोडिजीज मतलब ज्ञान की बातें, कि कभी किसी ने बाहर कैजुअली ऐसी मजाक में हंसी मजाक ऐसे आम नॉर्मली किसी ने कुछ मेंशन कर दिया और वो बातें भी लौट के इस घर के दरवाजे पर आ जाती हैं, पर ज्ञान की बातें बन के। बॉर्न टू प्रोडिगल फादर्स। और कैसे, ऐसे फादर्स यानी ऐसे लोगों के द्वारा वो बातें कही गई होंगी पास्ट में, जो कहीं भी कुछ भी बोल देते होंगे। वैसे फादर्स, वैसे ही मतलब बड़े बूढ़े लोग, उनके द्वारा कुछ बोला गया और वो ज्ञान की बातें बन के हमारे दरवाजे पे हमारे घर में आ गए लौट के। और कौन लेके आया उनको, ऐसे लोग विद आईज दैट वेगली लुक लाइक ऑन, कि मतलब आर ऑन, कि वो बातें भी वो लोग बोल के हमारे घर पे आ रहे हैं जो कि उन बातों को कहने मतलब हमने वो बात कही कभी। अब हम उसी बात को एक अलग रूप में एक ज्ञान की बात के रूप में देख रहे हैं, और कौन लेके आ रहा है उसको, कोई बाहर के लोग हमारे घर में आके उन बातों को बोल रहे हैं, और जो कि हम जैसे नजर ही नहीं आते। मतलब वो उन बातों को कहने वाले फील नहीं होते हमको, तो ऐसा लगता नहीं कि ये ज्ञान की बात मतलब कहने मतलब इन ये आदमी जो कह रहे हैं, क्योंकि अब हमने वो बात कही है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे इस लाइन को जो पूरा अर्थ है ना, विद आईज दैट वेगली लुक लाइक और ओन, इसका मतलब जो ये बात हमसे वापस लौट के घूम फिर के जो बात हमारे पास ही आ रही है, उसको कहने वाले हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो अजनबी लोग होते हैं, वो बाहर के लोग होते हैं। क्योंकि उनकी आंखें हमारे जैसी नजर नहीं आती। ये आंखें नजर आने का मतलब ये है कि हमारी जैसी सिमिलैरिटी उनमें नहीं होती, फिजिकल फीचर्स हमें नहीं होते। फिजिकल फीचर्स आप जैसे किस में होंगे, केवल आपके रिलेटिव्स में होंगे, रिश्तेदारों में होंगे, है? तो वो ऐसे नहीं है, नहीं बाहर के लोग हैं। लाइक वॉट अंकल सेड द अदर डे। अब जैसे उदाहरण दिया रहा जा रहा है कि जैसे कि एक अंकल है हमारे, हमारे अंकल ने एक दिन किसी दिन बाहर कुछ कह दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा दैट एवरी प्लोटिनस वी रीड इज सम व्हाट इज व्हाट सम अलेक्जेंडर लूटेड बिटवीन मलेरियल रिवर्स। कि भाई प्लोटिनस कौन था? एक रोम का एक फिलोसफर था। कौन था? फिलोसफर। कौन होते हैं फिलोसफर? फिलोसफर होते हैं दार्शनिक, ठीक है। तो प्लोटिनस ने जो कुछ पढ़ा, मतलब प्लोटिनस एक दार्शनिक था, उसने जो कुछ बोला है ना, वो क्या है? वो सब कुछ वही है जो अलेक्जेंडर ने दो मलेरियल रिवर्स के बीच में लूटा था। अब यहाँ दो मलेरियल रिवर्स किसको बोल रहे हैं? देखो, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर भारत में आया था, उसने अटैक किया था। तो दो रिवर्स, एक तरफ गंगा और एक तरफ सिंधु नदी इंडस, तो इसके बीच का जो इलाका था ना, इसमें उसने लूटपाट मचाई थी। और यहाँ से वो लूट के ले गया था सामान माल ज्ञान सब कुछ लूट के ले गया था, जो भी था ज्ञान की चीजें भी, किताबें वगैरह भी, और भी बहुत सारे सोने चांदी वगैरह काफी चीजें लूट के यहाँ से ले गया। तो प्लॉटिनस जो फिलोसफर है, उसने जो भी ज्ञान की बातें कही है ना, वो ज्ञान की बातें हम जो आजकल पढ़ते हैं ना, वो सब चीजें एक्चुअल में अलेक्जेंडर लूट के ले गया था दो मलेरियल रिवर्स के बीच में से। अब मलेरियल रिवर्स ये दो हैं, ऐसा है क्योंकि पहले अपनी गंगा और इंडस सिंधु नदी के बीच में जो उत्तर का जो हमारा जो मैदानी क्षेत्र है ना, यहाँ एक्चुअल में मलेरिया बीमारी बहुत ज्यादा फैलती थी। इसलिए इनको मलेरियल रिवर्स का नाम दे रखा है, कि इन दो नदियों के बीच का जो इलाका है, वहां से जब अलेक्जेंडर आया था, सामान बहुत सी चीज लूट के ले गया, ज्ञान की बातें भी और धन संपत्ति भी। तो इन नदियों की बात हो रही है, ठीक है। तो प्लोटिनस ने जो कुछ बोला है ना, ज्ञान की बात हमें बताई, एक्चुअली जो ज्ञान की बातें अलेक्जेंडर लूट के ले गया था इन दो नदियों के बीच के इलाके से, ये बोल रहा जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज मतलब क्या किसी अंकल ने कह दी, और यही बात हम पर लौट के वापस आ गई। किस दिन दूसरा बाहर का व्यक्ति आपको बोल रहा, तुम्हें पता है? ऐसे तो बहुत है ज्ञान बखारने वाले। अब जैसे देख लो तुम, प्लोटिनस ने जो कुछ कहा है वो भी तो दो मलेरियल रिवर गंगा और इंडस के बीच में से ही वो ज्ञान की बातें गई हमारे यहीं से ही। मतलब कहने का मतलब ऐसे नहीं होता है क्या? ये उदाहरण के तौर पर मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ। एक बार ना मैं 9वीं में या 10वीं में पढ़ता था, और मुझे बड़ा शौक था शायरी लिखने का। तो मैंने उस वक्त हमारे पास कीपैड मोबाइल हुआ करते थे, और हम लोग बड़ी 30 35 40 रुपए का मैसेज का पैकेज डलवाते थे। उस जमाने में यही चलता था, आजकल तो सब फ्री हो गया मैसेज वगैरह। तो मैसेज का पैकेज डलता था, 300 मैसेज मिलते थे, 250 मिलते थे, 400 मिलते थे, ऐसे पैकेज आते थे मैसेज के। तो मैंने एक शायरी बना के किसी दोस्त को सेंड करी, ठीक है। अब वो शायरी यानी कहाँ कहाँ घूमी होगी, और वो वापस घूम के मुझे ही मेरे एक दूसरे दोस्त ने सेंड कर दी कि देख कितनी मस्त शायरी है। अब वो सब मैं देखता हूँ, मैं तो बड़ा खुश हो गया, वाह मेरी शायरी मुझे लौट के आ रही है, और वो सामने वाला तारीफ भी कर रहा है। तो उसी तरीके से इन्होंने जनाब ने कुछ बातें कही, और लौट के नहीं घर में ज्ञान की बात बन के आ गई, ठीक है।
अब देखो, अ beggar once came with a violin to croak out a prostitute song। अब देखो, एक भिखारी है, वो एक दिन इस घर में आता है वायलिन लेके। वायलिन एक वाद्य यंत्र होता है, सितार जैसा। तो सितार जैसा तो नहीं, मतलब वायलिन में क्या होता है, वो आप बहुत बार देखते हैं इस तरह बजाने का, फिर एक उससे बजाते हैं समथिंग लाइक दैट। तो वायलिन, एक बैगर वायलिन लेके आया टू क्रोक आउट ए प्रोस्टिट्यूट सॉन्ग, और वो क्रोक आउट। अब क्रोक आउट तो बहुत ही कर्कश आवाज होती है, क्योंकि बैगर की आवाज इतनी अच्छी नहीं थी गाने में, इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है राइटर ने, क्रोक आउट। कि बैगर आया वायलिन लेके और वो चिल्लाने लगा गला फाड़ के तीखी आवाज में, मतलब उसकी आवाज सुनने के लिए ठीक नहीं थी। तो क्या गाया, एक प्रोस्टिट्यूट सॉन्ग, एक वैश्या का वो गाना गाने लगा, प्रोस्टिट्यूट का एक गाना गाने लगा, ठीक है। दैट आवर वॉइसलेस कुक सैंग ऑल द टाइम इन आवर बैकयार्ड। अब वो बैगर तो गाना गा के चला गया, परंतु गाना यहीं छोड़ गया। गाना इस घर में आया, यहीं का भूखे रह गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो वॉइसलेस कुक है, यानी हमारा जो बावर्ची है इस घर का, जो कि बात ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि ये बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है, वॉइसलेस, यानी वो आवाज नहीं निकालता, है ना। वो कुक उस गाने को गुनगुनाता रहता है बैकयार्ड में, घर के पिछवाड़े में, घर के पीछे जो स्पेस है ना, वहां वो उस गाने को गुनगुनाता रहता है। बताओ, गाना भी इसी घर का होकर रह गया। नथिंग स्टेज आउट। अब बता रहा राइटर की जोर देगी भाई, कुछ भी बाहर नहीं रहता इस घर से, तो क्या बताऊं मैं। नथिंग स्टेज आउट, कुछ भी बाहर नहीं रहता, सब लौट के आ जाता है। इवन डॉटर्स गेट मैरिड टू शॉर्ट लिव्ड इडियट्स। हमारे घर की जो बेटियां हैं ना, इस घर की जो बेटियां हैं, वो उनकी जब शादी हो जाती है तो वो भी शादी किससे करती हैं, शॉर्ट लिव्ड इडियट्स से, ऐसे बेवकूफ लोगों से। अब वो इडियट्स या तो वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनकी डेथ जल्दी हो जाती है, तो बेटियां फिर लौट के वापस आ जाती है यहीं पर ही, है ना। या तो ये होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो जिनसे शादी कर रही है वो इडियट प्रतीत हो गए बाद में उनको, और फिर लड़कियों ने छोड़ दिया उनको, या फिर लड़कों ने उनको छोड़ दिया, किसी ने किसी को छोड़ दिया। कुल मिला के छोड़ने वाला इडियट हो सकता है ना। तो डॉटर्स, जिन डॉटर्स की शादी होती है हमारे घर की, मतलब जिस घर की बात हो रही है ये, उस घर की, वो भी शॉर्ट लिव्ड इडियट से शादी करती हैं, या तो वो इडियट्स की डेथ हो जाती है, तो ये लड़कियां लौट के वापस अपने घर आ जाती हैं मायके, या फिर वो लड़के, वो इडियट्स इन लड़कियों को छोड़ देते हैं, तो फिर ये लौट के अपने घर आ जाती हैं। कुल मिला के ये भी लौट के घर ही आ जाती हैं। अब देखो और आगे देखो, सन्स हू रन अवे कम बैक। और जो इस घर के बेटे हैं जो भाग गए, दूसरी लड़कियों के साथ में भाग गए, घर वालों ने शादी के लिए रेडी नहीं हुए होंगे तो वो भाग गए, वो भी लौट के इस घर में आ ही जाते हैं। परंतु कब आते हैं, इन ग्रैंड चिल्ड्रन हु रिसाइड संस्कृत टू अप्रूविंग ओल्ड मैन। वो आते हैं जब उनके बच्चे हो जाते हैं, यानी इस घर के पोते पोतियां हो जाते हैं ना, उन पोते पोतियों को लेके आते हैं, और वो पोते पोतियां क्या करते हुए आते हैं, रिसाइट संस्कृत, संस्कृत भाषा को गुनगुनाते हुए आते हैं, बोलते हुए आते हैं। संस्कृत में क्या बोलेंगे, वो संस्कृत में बोलेंगे श्लोक। तो देखो क्या बोलते हैं संस्कृत में, श्लोक। संस्कृत में श्लोक ही बोले जाते हैं, बेसिकली श्लोक में बात होती है ना, उस तरीके से। तो वो संस्कृत के श्लोक बोलते हुए आते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, टू अप्रूविंग ओल्ड मैन और ब्रिंग बीटल नट्स फॉर विजिटिंग अंकल्स। वो ताकि जो घर के बूढ़े आदमी है ना, वो उनको स्वीकार कर ले। अब क्योंकि उनके मम्मी पापा, बाप जो है उनका, फादर जो है वो तो भाग गया था, घर से भाग गया, ऑब्वियस सी बात है, उससे तो नाराज होंगे। अब वो घर कब लौट के आ रहा है वापस, अपने बच्चों को लेके, यानी घर के पोते पोतियों को लेके वापस आ रहा है। तो वो उनसे श्लोक बुलवाता ला रहा है, संस्कृत में श्लोक बोलो, ताकि इस घर के जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो तुमसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए कि हाँ अच्छे संस्कार दें बच्चों को। तो बड़े बूढ़ों से एक तरह से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। और ब्रिंग बीटल नट्स फॉर विजिटिंग अंकल, या फिर वो क्या लाते हैं साथ में, पान, बीटल नट्स, पान लाते हैं, किसके लिए, उन अंकल्स के लिए जो इस घर में अक्सर आते जाते रहते हैं, विजिटिंग अंकल्स, घर के अंकल्स के लिए वो पान लाते हैं। हु कीप देम गेपिंग विद एनेक्डोट्स ऑफ अनसीन फादर्स। और जो अंकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन बच्चों को सरप्राइज करते हैं। गेपिंग मतलब अमेजमेंट, अमेजमेंट में सरप्राइज हो जाना, मतलब उनको सरप्राइज करते हैं किस चीज से, ऐसी कहानियां, एनेक्डोट्स, ऐसी कहानियां सुनाते हैं किसके बारे में, अनसीन फादर्स, जो ऐसे पूर्वज, इनके इस घर के पूर्वज, जिनको किसी इन्होंने देखा भी नहीं होगा कभी, ना बच्चों ने, ना बच्चों के फादर ने, किसी ने नहीं देखा होगा, ऐसे पूर्वजों के बारे में, अनसीन फादर्स के बारे में वो कहानियां सुनाते हैं, जो कहानियां सुन के बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है। या फिर और क्या चीज आते हैं ये बच्चे और ये माँ बाप साथ में, और टू ब्रिंग गंगेज वाटर, यानी गंगा नदी का पानी लाते हैं, इन ए कॉपर पॉट, एक तांबे के बर्तन में, फॉर द लास्ट ऑफ द डाइंग एंसेस्टर्स रैटल इन थ्रोट। किसके लिए, जो इनके जो पूर्वज है, बड़े बूढ़े हैं, वो एक तरीके से बोल सकते हो बिल्कुल मरने के कगार पे हैं, तो उनके लिए, उनके गले में गंगा जल डालने के लिए
एंसेस्टर्स रैटल इन द थ्रोट, यानी कि जो ऐसे बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनकी आवाज कर्कश हो चुकी है, बोलने में ढंग से आवाज नहीं निकल रही, ऐसे बड़े बूढ़ों के वो जो एकदम मरने के कगार पे, उनके गले में गंगा जल डालने के लिए वो गंगा जल लेके आते थे। दो तीन चीज साथ में लाते ताकि खुश हो जाए घर वाले और उनको एक्सेप्ट कर ले वापस से। क्या क्या लाते हैं वो, या तो संस्कृत के श्लोक बोलते हुए आते हैं, या पान लाते हैं अंकल्स के लिए, विजिटिंग अंकल्स के लिए, या फिर वो गंगा जल लाते हैं। ठीक है, अब देखो, एंड दो मैनी टाइम्स फ्रॉम एवरीवेयर रिसेंटली ओनली ट्वाइस, और वैसे तो हर जगह से ऐसी घटनाएं होती जाती रहती हैं, अभी रिसेंटली 2 बार हुई है ऐसी घटना। किस घटना की बात कर रहे हैं? वो है वन इन 1943, एक तो हुई थी 1943 में फ्रॉम एज फार एज सहारा। सहारा इतना, अब देखो भारत से सहारा कितनी दूर है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, कि सहारा जो रेगिस्तान है वहां की बात है, 1943 की बात है। वहां से हाफ नॉट बाई डेजर्ट फॉक्सेस। हाफ नॉट मतलब होता है कि कुतल दिया हो, खा गया हो आधा, मतलब नोच नोच के खा गए होते हैं ना उसको, आधा शरीर खा गए बाय डेजर्ट फॉक्सेस, यानी रेगिस्तान की जो लोमड़ियां हैं वो आधा शरीर खा चुकी थी नोच नोच के। एंड लेटली फ्रॉम समवेयर, और बाद में दूसरी घटना आई है कहीं उत्तर भारत से। किस बारे में बात हो रही है ये? एक्चुअल में इस घर के मेंबर्स की बात हो रही है, कि इस घर का एक सदस्य तो 1943 में क्या हुआ, लौट के वापस आया, इस घर से बाहर चला गया, मतलब वो सहारा में पाया गया। अब देखो सहारा डेजर्ट में था, पॉसिबिलिटी ये 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गया होगा लड़ने, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चपेट में आ गया होगा, कुछ भी कारण रहा हो। वो व्यक्ति लाश के रूप में आया, परंतु लाश कैसी थी? आधी खाई थी, हाफ नॉट बाय डेजर्ट फॉक्सेस, रेगिस्तान की लोमड़ियों द्वारा आधी कुतली हुई खाई हुई लाश लौट के इस घर में वापस आई। ठीक है, अब दूसरी घटना कब की है? लेटली फ्रॉम समवेयर, बाद की घटना है उत्तर भारत में कहीं से। अ नेफ्यू विद स्ट्रिप्स ऑन हिज शोल्डर्स, एक भतीजा, नेफ्यू। अब देखो, कल मैं नीस के बारे में बता रहा था आपको, ठीक है। नीस, मैं उदाहरण के दे रही तो भतीजा भतीजी दोनों का उदाहरण दे रहा था आपको, परंतु नीस जो होती है वो बेसिकली क्या है? नीस होती है डॉटर्स के लिए। किसकी डॉटर्स? आपके भाई की बच्चियां, या फिर आपकी सिस्टर की बच्चियां, वो दोनों ही डॉटर कहलाती हैं, मतलब दोनों ही सॉरी नीस कहलाती हैं। वैसे हिंदी में बोलते हुए हम इसको भतीजी बोलेंगे, और मतलब भाई की बच्चियों को तो हम भतीजे बोलते हैं, और बहन की बतीजियों, मतलब बहन की बच्चियों को हम भांजी बोलते हैं। ये बोलते हैं ना, भतीजी और भांजी दो होती हैं, परंतु अंग्रेजी में एक ही शब्द है उनके लिए, नीस। उसी तरह से नेफ्यू है, भाई के लड़के को हम नेफ्यू बोलेंगे और बहन के लड़के को भी नेफ्यू बोलेंगे। बल्कि हिंदी में एक का नाम, एक भतीजा बोलते हैं, एक को भांजा बोलते हैं। तो सेम चीज है, जैसे नीस के लिए होता है वैसे ही नेफ्यू के लिए। ठीक है, अब देखो, तो अब बाद की बात है, एक और घटना, एक घटना मैंने बता दी सारा डेजर्ट वाली, और दूसरी घटना, अ नेफ्यू विद स्ट्राइप्स ऑन हिज शोल्डर्स वाज कॉल्ड एन इंसिडेंट ऑन द बॉर्डर एंड वाज ब्रॉट बैक इन प्लेन। कि इस घर का एक भतीजा विद स्ट्राइप्स, उसके कंधे पे लगी हुई पट्टियां, स्ट्राइप्स किसके कंधे पे लगी होती हैं? सैनिक के। ऑन हिज शोल्डर्स, के कंधे पे स्ट्रैप्स लगी हुई हैं, वाज कॉल्ड एन इंसिडेंट, तो वो एक घटना का शिकार हो गया ऑन द बॉर्डर। कहाँ पे? उत्तर भारत में। कहाँ पे? बॉर्डर पे, है ना, बॉर्डर पे वो घटना का शिकार हो गया, एंड वाज ब्रॉट बैक इन प्लेन, और उसको वापस लाया गया एक प्लेन में, एंड ट्रेन, और ट्रेन के द्वारा, एंड मिलिट्री ट्रक, और मिलिट्री ट्रक में, मतलब इन सब साधनों का इस्तेमाल किया गया। प्लेन में लाए होंगे, फिर ट्रेन में लाए होंगे, फिर मिलिट्री ट्रक में लाए होंगे, है ना। इवन बिफोर द टेलीग्राम रीच, और उसकी मृत्यु का टेलीग्राम घर पहुंचता उससे पहले ही उसकी लाश घर पे आ गई। ऑन ए परफेक्टली गुड चैटी आफ्टरनून, और कब पहुंची वो लाश? एक बहुत ही एकदम परफेक्टली गुड चैटी आफ्टरनून, एक ऐसी दोपहर जब चैटी आफ्टरनून मतलब बातचीत बतियाने की दोपहर, ऐसा समय होता है ना कि लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, बिल्कुल ऐसी दोपहर, ऐसी परफेक्टली बतियाने वाली दोपहर में आके वो लाश पहुंची घर में एकदम। बस यहाँ पर पोएम खत्म हो गया। मतलब लाशें भी लौट के वापस आ रही हैं घर में, वो यही बताना चाह रहा है कि इस घर से जो बाहर गया है वो बाहर का हो ही नहीं पाया कभी। वो लौट के किसी भी रूप में आए, नॉर्मल घर से रुई जाती है तो वो फैब्रिक बन के आ जाती है ना। लेटर्स जाते गलत पते पहुंच जाते हैं, वो ऐसे लौट के आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं कि इस घर से कोई आदमी व्यक्ति गया, वो भी लौट के, चाहे बेटियां गई हैं उनका रास्ता टूट जाता है, वो लौट के वापस आ जाती हैं। ठीक है, बेटे भाग के चल जाते हैं, वो भी लौट के घर में वापस आ ही जाते हैं। कुछ बाहर काम धंधे से गए या किसी व्यापार प्रोफेशन में गए, वो भी या तो मर गए तो लौट के वापस आ गए, या फिर किसी भी रूप में वापस लौट के आ ही जाते हैं। तो ये दो घटनाएं बताई इन्होंने, दो व्यक्तियों की घटनाएं बताई जो घर के मेंबर थे। एक तो सारा डेजर्ट में मरा हुआ मिला, वहां से आया, और एक नॉर्थ में, उत्तर भारत में कहीं क्या हुआ ये, मतलब बॉर्डर पे वो लड़ता हुआ मारा गया, वीर गति प्राप्त हो गया, तो उसकी लाश वापस लौट के घर में आई।
तो ये भी ऐसा हो चुका है कि ऐसी लाशें भी इस घर में लौट के वापस आ जाती हैं। तो ये हमारी पोएम कंप्लीट होगी। अब देखो मैं एक बात बता दूं, पोएम तो पूरी पढ़ ली होगी, स्टार्टिंग से समझ भी आ गई होगी कि ये इस घर की बात हो रही है। अब ये तो राम ही जाने या फिर ये तो राइटर ही जाने कि उसने रियल में क्या एक घर की बात ही बताई है पूरी, या फिर उसका इशारा कहीं और था। नॉर्मली ऊपर से देखने में आपको लग रहा होगा कि ये पूरी एक घर की स्टोरी है, मतलब घर की बात विवरण दिया गया है। और हो भी सकता है कि राइटर ने सिर्फ घर का ही बारे में लिखा हो, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। हम लोग जो होते हैं एनालिसिस करने वाले, हम जो क्रिटिक्स होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में बहुत सारी मीनिंग्स निकाल लेते हैं पोएम्स में से, कहानियों में से, प्लेज में से, नॉवेल्स में से, बहुत अलग अलग तरह के मीनिंग्स निकाल लेते हैं ना। एक्चुअल में राइटर ने बहुत बार सोचा ही नहीं होता इतना, वो तो सिंपली लिख के चला जाता है और हम लोग उसमें मीनिंग पे मीनिंग निकाले जा रहे हैं। अब ये जो पोएम है ऊपर से देखने में सीधा घर के लिए, परंतु आप इस पूरी पोएम को दोबारा पढ़ना और इस बार देखना, इसका अर्थ निकालना इंडिया के लिए। किसके लिए? इंडिया के लिए। इंडिया इस चीज के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? इंडिया फेमस है अपने इस गुण के लिए कि जो भी इंडिया में आता है वो इंडिया का ही होकर रह जाता है, इसी में समा जाता है। भारत इस चीज के लिए फेमस नहीं क्या? विदेशी आए, विदेशी यहीं आके रह गए, है ना। पूरी जो इसमें सारे जो फीचर्स दिखाए गए हैं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो इंडिया के लिए ही कहे गए हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें एपिलेप्सी बीमारियों की बात कही है, तो एपिलेप्सी का मतलब इसने बोला खून में बीमारी घुस गई है। इसका मतलब है ये बात कर रहा है सुपरस्टिशंस की। किसकी बोल रहा है? सुपरस्टिशन की। हमारे भारत में सुपरस्टिशन जो आ गए कहीं से भी आए हो, चाहे प्रथाएं, कस्टम्स की बात कर रहा है। ऐसी प्रथाएं जैसे बोल पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा जो है ना, पर्दा प्रथा भारत की नहीं है, बाहर से आई है ना, विदेशियों से आई है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मुस्लिम आक्रांता स्टार्टिंग में आए थे, तो क्योंकि उनके वहां पे चलती थी पर्दा प्रथा, तो वो लेके आए थे एक तरह से इंडिया में। भारत में पहले पर्दा प्रथा नहीं थी, है ना। तो इन्वेडर्स लेके आए, ठीक है। तो पर्दा प्रथा भारत की नहीं है, परंतु अब तो भारत के रग रग में बस गई है ना पर्दा प्रथा। तो उसी जीव की ये एक बीमारी तो है, एक तरीके से एक बुराई तो है। एपिलेप्सी को बुराई हो सकती है, इसमें वो बीमारी की बात कर रहा है, परंतु एक्चुअल में उसका अर्थ निकाले तो बुराई भी तो सकती है एपिलेप्सी। तो उसी तरीके से वो भारत में बस के रह गई। अब आप देखेंगे कि इसमें पूरा शुरू से एंड तक आप सभी अर्थ निकालोगे ना कहीं वो इंडिया से मैच होते हुए नजर आएंगे आपको। और भी अगर आप सीधे सीधे अर्थ निकालोगे ना, फॉर उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने बताया कि वो घर की बात हो रही है कि जो लड़कियां शादी होके आती है इस घर में, तो वो दिखाता है कि इंडिया के कस्टम्स, इंडिया के मतलब एक नॉर्मल घर की बात बताता है। वो बताता है कि कैसा हमारा एक बोल सकते हो ऑर्थोडॉक्स घर होता है ना। उसकी बात कह रहा है किस तरह का। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इस घर से मतलब मैनचेस्टर, अभी जो बात आई थी ना कि कॉटन चला गया बाहर, वापस फैब्रिक बन के आया, तो अंग्रेज यहाँ से अपना कच्चा पदार्थ, कच्चा माल ले गए यहाँ से और इंग्लैंड में ले गए, और इंग्लैंड से फिर यहाँ पे वो फिनिश प्रोडक्ट मतलब पूर्णतः बना हुआ पदार्थ लेके मतलब अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचते थे, वो भी सस्ते में, है ना। तो इस तरह से उन्होंने भारत की मिल्स को खत्म कर दिया था। यहाँ से कच्चा पदार्थ ले जाते और सस्ते में कच्चा पदार्थ ले जाते और वहां से यहाँ पे सस्ते में बेचते। तो यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट थे वो बिक ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इंडिया पे भी फिट बैठती है। आप उस नजरिए से अगर पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी चीजें भारत देश से फिट बैठती है। आप इस पूरे घर को भारत देश की तरह देखो, ये घर नहीं एक भारत देश है, तो उस पे ये पोयम पूरी फिट बैठेगी। कि जो भी इस अब बोलोगे आप कि ये लौट के आ गए लास्ट में दो बेटे, ये क्या हुआ? ये सब तो नॉर्मल चीज है। हमारे यहाँ से बहुत से लोग विदेश में चले जाते हैं, परंतु वापस लौट भटक के वापस आ ही जाते हैं। बेटों की जो बात है, बेटे घर छोड़ के चले गए, वापस लौट के आ गए बाद में अपने पोते पोतियों को लेके, मतलब बच्चों को लेके, घर के पोते पोतियों को लेके। बिल्कुल सही बात है, बहुत से लोग होते हैं विदेश में रहने चले जाते हैं, पर बाद में वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल नहीं पाते और लौट के वापस आ ही जाते हैं, है ना। तो वैसी चीजें हैं। तो ये भारत पे भी ये पोएम एकदम सही सटीक बैठती है। आप उसका अर्थ वैसे भी निकाल के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक नया आपने डायमेंशन खोज निकाला है। आपको एक नया डायमेंशन मिलेगा और जब आप इसका एक्सप्लेनेशन दोगे ना तो उसमें लिखने के लिए भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, अभी ये हो गया। मैं इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लेके आऊंगा। उस क्रिटिकल एप्रिसिएशन में मैं इस पोएम में आपको क्या सिमिलीज हैं, क्या मेटाफोर्स हैं, क्या और दूसरे मतलब लिटरेरी टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे कि एनियमेंट हो गया, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं यार, मैं अक्सर पढ़ाता रहता हूँ ना आपको। जो जो मिलेंगी मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने पोएम के बीच में थोड़ी कम समझाई है आपको, कारण ये है कि आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो ढंग से देखते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो उनको कि मैं क्या समझा रहा हूँ। उसको सिर्फ सीधे सर ने नोट्स दे दिए हैं, नोट्स डाउनलोड कर लेते हो, जयराम जी की वीडियो समझते ही नहीं हो। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो देखना, उसमें आपको समझाया जाएगा कि
ये सारी टर्म्स वगैरह जो होंगी ना वो सब उस वक्त मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या क्या इस्तेमाल हुआ है इस पोएम के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा कल जल्दी। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।